बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आई एम अरीज सलीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नावल ऑर्चर्ड। कैसे हैं आप सब लोग जी? तो गाइस, कैसे गुजर रहा है आपका गर्मियाँ, आपके दिन कैसे गुजर रहे हैं? हाँ जी, तो आज आपकी पुरजोर फरमाइश पे जैसे कि आप लोगों ने डिसाइड किया, कुछ लोगों ने कमेंट्स भी किए जिनमें अरीज शाह, मयाना रोज़ी और वो सीरत सरार, इन लोगों की फरमाइश पे और बाकी जिन लोगों ने पोल में वो किए हैं, वोट किए हैं, उन लोगों की राय को मद्देनज़र रखते हुए आज हम अपना नावल स्टार्ट कर रहे हैं, मेरे होकर रहो, रिटन बाय दुर्र समन सलीम। तो ये आज हम स्टार्ट करेंगे, इसकी फ़र्स्ट एपिसोड पढ़ेंगे। तो उससे पहले आप में से जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उसको सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको इजीली मिलती रहे जी। तो जैसा कि इसके कैरेक्टर्स के बारे में मैंने आपको पहले ही इंट्रोड्यूस करवाया हुआ, ये सैयद दुरैद बख्त और ये मायमा सादिक वाला नावल है। तो अब हम इसको स्टार्ट करते हैं जी। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं अपनी फ़र्स्ट एपिसोड, अब मेरे होकर रहो, रिटन बाय दुर्र समन सलीम। लेट स्टार्ट। उसने खुद को एक तंगो तारीक गार से खुले आसमान तले महसूस किया। क्या इसे जहन्नम से निकाल लिया गया था? क्या ज़िंदगी इस पर दोबारा बख्श दी गई थी? एक अजीब एहसास था जो इसे अपनी गिरफ्त में लेकर इसके हवास बेदार कर रहा था। बहुत सी गुजरी बातें, बहुत से गुजरे पल इसके जहन के पर्दों पर झंझला कर मादूम हो रहे थे और इन गुजरे लम्हों में चंद उभरते मिटते चेहरों में एक चेहरा ऐसा भी था जो इसकी बंद आंखों के पर्दों पर अपना अक्स बना रहा था। बेख्तियार धीरे से इसके लब हिले थे और दिल ने इस लड़की को पुकारा जो ज़िंदगी बनकर इसकी ज़िंदगी में शामिल हो गई थी। जैसे बहुत सी चीज़ें गैर मुतवक्के तौर पर आपकी ज़िंदगी में शामिल हो जाती हैं और आप पर अपना इख्तियार रख कर भी अपना इख्तियार खो देते हैं। ऐसे लम्हों में दिल ज़ुबान हमेशा इसी का नाम लाता है, ज़ुबान पर हमेशा इसी का नाम लाता है जिसके नाम से आपके दिल की रौनकें आबाद होती हैं। और वो लड़की तो एक मुद्दत से इसके दिल में समाई हुई थी। दफ्तन इसे अपने बेजान से हाथ पर पानी के चंद कतरे महसूस हुए। कई घंटों के बाद जिंदा होने का पहला एहसास किसी के आंसुओं ने दिलाया था। वो आंसू अब तवातर से इसके हाथ पर गिर रहे थे और दूसरा एहसास वो लम्स था जो धीरे धीरे इसके बालों में गर्दिश कर रहा था। वो लम्स अब इसे अपनी बेजान सी हथेली पर महसूस हुआ। किसी ने इसके हाथ को बहुत नरमी से थामकर धीरे से दबाया था और अपने लबों से लगा लिया था। वो आंसू, वो लम्स इसे मौत की भयानक वादियों से एक बार फिर ज़िंदगी की रौनकों की जानिब खींच रहा था। वो नीम बेहोशी में भी इस लम्स को पहचान गया था। इस लड़की का हाथ अब भी इसके बालों में गर्दिश कर रहा था। इस लड़की की खुशबू इसे अपने बहुत करीब महसूस हुई। इस अपने हाथ पर इसके होंठों की एक हसीन निशानी से तारीकियों में रोशनी बनकर वापसी का रास्ता दिखा गई रही थी। चंद लम्हे यूं ही इसके लम्स इसके आंसुओं को महसूस करना चाहता था और वो महसूस कर भी रहा था, ये जानते हुए भी कि इसे इस लड़की की आंखें बहुत अजीज़ हैं। पता नहीं ये ख्याल था या एहसास, इसने फ़ौरन अपनी बोझल पलकों को एक लम्हे के लिए उठाया और इसकी आंखों ने वही कुछ देखा जो वो थोड़ी देर पहले उम्मीद कर रहा था। मैंने अल्लाह से आपके लिए बहुत सारी दुआएं की हैं, बेशक वो हमारी दुआएं सुनता है। रंधी हुई आवाज़ में अपना जुमला मुकम्मल करने के बाद वो एक बार फिर रोने लगी थी। इसे औरत के मगरमच्छ जैसे आंसू से सख्त चीड़ थी, लेकिन इस लड़की के यही आंसू अपनी तकलीफ़ पर बहते देखकर आज एक अजीब सरशारी और तमानियत इसे अपनी लपेट में ले रही थी, जैसे तपते हुए सहरा में अचानक ही बारिश होने लगे। अगर ये सब एक ख्वाब है तो मैं मौत की आगोश से कभी जागने की ख्वाहिश नहीं करूँगा। उसने फिर से अपनी बोझल आंखें बंद करते हुए जैसे खुद से सरगोशी की। अल्लाह ना करे आप ऐसी बातें मत करें, सब आपकी वजह से कितने परेशान हैं, आप अंदाज़ा नहीं कर सकते। वो लड़की नरमी मोहब्बत से इसे बहलाने लगी और वो इस लड़की के बहलावे पर जैसे नींद में मुस्कुराया था। सब परेशान थे और तुमने अपना जिक्र तो किया ही नहीं। मैं अनु को बुलाती हूँ, वो तहज्जुद के लिए वज़ू करने गई हैं। उसने बौखलाकर उठने की कोशिश की। मत जाओ अभी, मुझे यकीन कर लेने दो कि मैं ज़िंदा हूँ और तुम मेरे पास हो, मेरे करीब हो। और न जाने वो क्या क्या कह रहा था और वो लड़की सोच रही थी ये वो शख्स था जिसके करीब आने पर इसे घिन आती थी, कराहियत महसूस होती थी। लेकिन आज क्यों दिल मुकम्मल तौर पर इसकी तरफ माइल हो गया था? क्यों दिल ने पूरी शिद्दतों के साथ अल्लाह से रो रो कर इसकी ज़िंदगी मांगी थी? क्यों आज इसे लगा था कि वो इसकी रग रग में बसा हुआ है? क्यों आज वो खुद से ये पूछ रही थी कि मोहब्बत करना औरत की फितरत में शामिल होता है या मोहब्बत करना इसकी मजबूरी बन जाता है? वो इस मजबूरी और फितरत के खेल में क्यों हमेशा हार जाती है?
क्यों वो इस मोहब्बत के बगैर नहीं रह पाती। उमायमा बेटा 9 बज रहे हैं, आज उठने का इरादा नहीं है क्या? नसरीन बेगम ने नरमी से इसके बालों को सहलाते हुए पुकारा। जी अम्मी बस उठ रही हूँ। उमायमा ने नींद में डूबी पलकों को बमुश्किल उठाकर जमाई रोकी। हाय जमाइयाँ, मुझे भी अभी बड़ी आ रही है। सॉरी गाइस, जमाई ज़्यादा लंबी हो गई। अच्छा जी, फातिमा बता रही थी रात बहुत देर तक जागती रही हो तुम। नसरीन बेगम ने प्यार से इसके चेहरे पर आईलेट को हटाया। जी अम्मी, रात 3 साढ़े 3 बजे तक जागकर थीसिस पर काम करती रही। आज तो सुबह फजर की नमाज भी नहीं पढ़ सकी। हाय मामा, तू थीसिस का काम रात 3 साढ़े 3 बजे तक कर रही है तो मैं आजकल ऐसी नालायक बनी हुई, मेरे को रात 9 बजे तक बैठ के नहीं काम हो रहा। दौर फिटे मुरीज, कुछ शर्म कर ले। बस मामा, मुझे भी आ गई है गैरत। कल मैं ना चौथा चैप्टर पूरा लिखूँ तो गल हुई। अच्छा जी, आज तो सुबह फजर की नमाज भी नहीं पढ़ सकी। मामा ने बैठते हुए अपने लंबे बालों को जुड़े की शक्ल देते हुए सुस्ती से इन्हें बताया। थीसिस पर काम करना अच्छी बात है, मगर बुरी बात यह है कि दुनियावी चीज़ों के लिए नमाज छोड़ देना। राइट, ये दुनियावी चीज़ें हमारी बख्शिश थोड़ी करवाएंगी। सॉरी अम्मी, फातिमा तो सुबह उठा भी रही थी नमाज के लिए, लेकिन नींद ऐसी थी कि आँख ही नहीं खुल सकी। वो शर्मिंदा सी बिस्तर छोड़ते हुए अपनी चप्पलों की तलाश में नज़रें दौड़ाने लगी। ठीक है, मगर आइंदा नमाज में कोताही ना हो। जी अम्मी, घर में शुरू से ही सब पर नमाज पे की बहुत सख्ती रही थी। अम्मी बाबा भी स्टोर पर तो नहीं गए ना? नहीं बेटा, अभी तो घर पर ही है, अखबार पढ़ रहे हैं। तुम्हारे बाबा को चाय की दोबारा तलब हो रही थी, इनके लिए चाय बनाने जा रही थी, फिर तुम्हारा ख्याल आया। 10 बजे तुम्हें भी यूनिवर्सिटी जाना है ना? थैंक्स अम्मी, आपने उठा दिया, वरना आधे घंटे तक फरीना मेरे सर पर खड़ी सूर फूंक रही होती। नसरीन बेगम बाथरूम में जाती है मामा की बात पर मुस्कुराई। शुक्र करो ऐसी अच्छी दोस्त मिली है कि सुबह यूनिवर्सिटी तुम्हें लेकर भी जाती है और छोड़ भी जाती है। हाँ तो अम्मी, अच्छे दोस्त का यही तो फ़ायदा होता है, आपके तमाम मसले को बिना कहे ही समझ जाता है। और फिर मोहतरमा अपने अमीर बाप की लाडली बेटी है, ड्राइवर के साथ गाड़ी में आती जाती हैं और रास्ते से मुझे भी पिक कर लेती हैं। अल्लाह नसीब अच्छे करे उसके। मैं नाश्ता बनाती हूँ तुम्हारे लिए, इतने में तुम तैयार हो जाओ। वो भी इस बात पर सर हिलाकर मुबहम से मुस्कुराहट के साथ बाथरूम में घुस गई। सर पर स्कार्फ लिए, शानों पर दुपट्टा फैलाकर अपना बैग और फाइल उठाकर बाहर आई तो अम्मी चाय की ट्रे लिए बड़े कमरे में दाखिल हो रही थी। वो भी इनके पीछे दाखिल हुई। बाबा हवस अखबार में गुम थे। अस्सलाम वालेकुम बाबा। वो इन्हें सलाम करती इनके पास ही आ बैठी। वालेकुम अस्सलाम। उठ गया मेरा बेटा? बाबा का यूँ मेरा बेटा कहकर मुखातिब करना हमेशा की तरह इसे सरशार कर गया था। जी बाबा, और आप मुझे बताएं, मेडिसिन ली या आज भी डंडी मारने का इरादा है? इसके मशकूक अंदाज पर प्रोफेसर सादिक सईद मुस्कुराए। भाई मेरे बस में हो तो मैं सारी दवाइयाँ उठाकर दरियाए रावी में बहाऊँ, मगर तुम्हारी ये जालिम किस्म की निगरान माँ 8 बजते ही मेरे सर पर खड़ी हो जाती है। बाबा की शिकायत पर मामा ने मुस्कुराते हुए अम्मी की तरफ देखा जो बाबा और इसके कप में चाय डेल रही थी। सादक साहब, अगर मैं आप पर इतनी भी सख्ती ना करूं तो आप अपने हिस्से की दवाइयाँ भी उठाकर किसी गरीब मस्कीन ज़रूरतमंद को दे आएँ। और नेक वक्त मत हुआ करो परेशान, ज़िंदगी की जितनी सांसें इस परवरदिगार ने लिखती हैं वो तो पूरी करनी ही है। अखबार टेबल पर रखकर नसरीन बेगम के हाथ से चाय का कप पकड़ते हुए बड़ा शान से बोले तो अमायमा बेख्तियारी ने देखे गई। कैंसर जैसी अज़ियतनाक बीमारी की तकलीफ के इलाज के बावजूद उन्होंने ज़ुबान से कभी उफ नहीं की थी। मुस्कुराता हुआ चेहरा और अल्लाह का शुक्र अदा करने वाली ज़ुबान से भी उसने शिकवा नहीं सुना था। अम्मी ठीक कहती हैं बाबा, आपको पता है ना हमें आपकी कितनी ज़रूरत है। उमायमा इनके कंधे से सर टकाते रंधे हुए लहजे में बोली। अरे ये क्या, आज मेरे शेर बेटे पर बुज़दिली का दौरा कैसे पड़ गया? उन्होंने हंसते हुए उमायमा के सर पर थपकी दी। कम ऑन बाबा, बी सीरियस। इसके लहजे में हवस एहतजाज था। ओके माय लाइन हार्ट, आपका हुक्म सर आंखों पर। कोई हुक्म शुक्म नहीं, बस आप मेडिसिन वक्त पर लिया करें और आइंदा आप भी मेडिसिन खाने में डंडी नहीं मारेंगे। उमायमा के तनबीही अंदाज पर बेख्तियार मुस्कुराते हुए उन्होंने हार मानी। अच्छा भाई, आइंदा ऐसी गलती के बारे में 100 बार सोचा करूँगा। बाबा 11:30 बजे आपका डॉक्टर हारून के साथ अपॉइंटमेंट भी है। उमायमा ने रिस्ट वॉच पर निगाह दौड़ाई। हाँ टाइम तो तय है मेरा डॉक्टर हारून के साथ। परसों दुरेद आया था, मैंने यूं ही सरसरी से जिक्र किया तो कहने लगा 2-4 दिन लाहौर में ही है, वो ले जाएगा मुझे। नसरीन बेगम ने भी शोहर की तायीद की। अल्लाह भला करे इस बच्चे का। आज अपनी सगी औलाद वालिदैन की जिम्मेदारियों से घबराती है, लेकिन इस बच्चे में पे आफरीन है, बहुत इज़्ज़त करता है आपकी। मेरे तो लबों से हमेशा इस बच्चे के लिए दुआएं खैर निकलती है। इनकी बात पर प्रोफेसर साहब भी धीरे से गोया हुए। बेशक अल्लाह अजर देने वाला है। इसी दौरान गाड़ी का हॉर्न सुनाई दिया। उमायमा ने चाय का आखिरी घूंट भरकर अपनी फाइल और बैग उठाया। फारीना आ गई है, मैं चलती हूँ। ओके बाबा। अम्मी अल्लाह हाफिज़।
टेक केयर बेटा। मायमा के जाने के बाद सादिक साहब ने फिर से अखबार उठा लिया। घर में एकदम सन्नाटा सा छा गया। बाकी तीनों मायमा के उठने से पहले ही जा चुकी थी। कल रात जरी का फ़ोन आया था। बातों बातों में मायमा के थीसिस से फारिग होने का पूछ रही थी। नसरीन बेगम की तफक्कर भरी आवाज़ पर सादिक साहब ने चौंक कर इन्हें देखा। तो क्या हुआ भाई, इसमें परेशान होने वाली कौन सी बात है? बेटियां तो चिड़ियों की तरह होती हैं, एक दिन घोंसला तो इन्हें छोड़ना ही पड़ता है ना। एक ना दो, चार चार बेटियां ब्याहनी है। काश हमारा भी कोई बेटा तो जो आपका सहारा बनकर बुढ़ापे में हमारी खिदमत करता। और नेक वक्त बेटे भी कभी सहारा बने हैं। सहारा बनने वाली ज़ात तो वो ऊपर बैठी है। सादिक साहब ने इनकी मायूसी पर टोकते हुए कहा। तहज्जुद और 5 वक़्त की नमाज़ पढ़कर ऐसी नाशुक्री की बातें तुम्हें ज़ेब नहीं देती। ये बेटियां अगले जहान में हमारी बख्शिश का बाइस बनेंगी। क्यों परेशान होती हो? जिस रात पाक के रहम करम से ये रहमतें इस घर में आई हैं, इनके नेक वसीले और सबब भी वही बनाएगा। सादिक साहब आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन इस माँ का क्या करूँ जो 4 जवान बेटियों को देखकर होलती रहती है। कितने अरसे से मायमा की शादी के लिए कमेटियाँ डाल रखी हैं। आपकी बीमारी, फ़ातिमा, ज़ैनब और तहमीना के तलीमी अखराजात, इनकी शादियाँ, कैसे हो गई ये सब? सांसें बहुत कम हो गई हैं और ज़िंदगी का ये सफ़र बहुत लंबा लगने लगा मुझे। नसरीन बेगम ने दुपट्टे के पल्लू से अपने आंसू से खुश किया। अल्लाह ताला फरमाता है और सच फरमाता है, आज हमारी ज़िंदगी से खुशी ख़त्म हो गई है जैसे दस्तरखान पर सजे हुए खानों से जायका उठा दिया जाए। हमने शुक्र करना छोड़ दिया। अल्लाह की बजाय इंसानों में से सहारे की मतलाशी रहने लगे। हालांकि इसकी रहमतों का तो ये आलम है कि वो तो इन काफरों को भी भूखा नहीं मारता जो इसके दीन के दुश्मन बने बैठे हैं, और हम दिल में ईमान की रोशनी होने के बावजूद इस रोशनी को मायूसी के अंधेरों में कहीं दफन कर चुके हैं। और नेक वक्त, जितनी अच्छी माँ बनने के लिए औरत अपना आप मारती है, इतनी अच्छी अगर मोमिन औरत बनने के लिए जान मारी करे तो दुनिया के साथ साथ आखिरत भी संवार बैठे। मेरी बेटी जहल, उजड़ या गंवार नहीं। अल्लाह ने सूरतों के साथ सीरत में भी यकता रखा है इन्हें। क्या ये अल्लाह का इनाम नहीं है हमारे लिए? अल्लाह से इनके अच्छे नसीबों के लिए दुआ किया करो। आज के बाद मैं तुम्हें यूँ रोते हुए ना देखूं। सादिक साहब बेटियों के मामले में हमेशा इमोशनल हो जाया करते थे, लेकिन आज कुछ ज़्यादा ही बोल गए। सादिक साहब बेटियों के बगैर वालिदैन खुद अधूरे होते हैं और बेटों के बगैर माशरा इन्हें अधूरा कर देता है। नसरीन बेगम चाय के बर्तन उठाते हुए खुद कलामी के अंदाज में बोल रही थी। उमाइमा और फारीना भी क्लास से निकली थी और साथ ही फारी की छेड़छाड़ शुरू हो गई थी। मोहतरमा, शादियों का सीज़न है, कब खिला रही हो अपनी शादी के मीठे और नमकीन चावल? फारीना ने अपने मखसूस सियालकोटी लहजे में पूछा था। उमाइमा बेसाख्ता मुस्कुरा दी। एक बात मेरी समझ में नहीं आती, मुझसे ज़्यादा मेरी शादी की फ़िक्र में आखिर तुम क्यों दुबली होती जा रही हो? यार सीधी सी बात है, तुम्हारे तजर्बे से फ़ायदा उठाऊंगी। अच्छा अब बको मत। पता नहीं ये जरी खाला को क्या हो गया, हर तीसरे दिन फ़ोन पर अम्मी से मेरी शादी के मतलब बातचीत कर रही होती हैं। उमाइमा ने झंझलाते लहजे में अपना बैग एक कंधे से दूसरे कंधे पर मुंतकिल किया। लो कर लो, गल तो सुन लो बात। लड़कियां अपनी शादी के जिक्र पर खिल उठती हैं, लेकिन यहाँ मामला ही कोई वक्री टाइप का है। यार फारी, तुम्हें पता तो है सब कुछ। बाबा गुज़श्ता कई सालों से शुगर और कैंसर जैसी बीमारियों से लड़ रहे हैं और अम्मी का ब्लड प्रेशर हम चारों बहनों को देख कर अक्सर बेशतर हाई रहता है। मैं एमफिल के बाद 2-3 साल तक कोई जॉब वगैरह करके अम्मी, बाबा और छोटी बहनों के लिए कुछ करना चाहती हूँ। इस महंगाई में महज एक मामूली से जनरल स्टोर से ज़रूरियातें ज़िंदगी पूरी नहीं होती हैं। तुम ही अब बताओ, इन हालात में अम्मी और बाबा को ज़िंदगी के भंवर में अकेला छोड़कर मैं खुद शादी रचा कर दुबई जा बैठूँ? हालात फिर वैसे के वैसे रहे। बाबा अपनी बीमारी से लड़ने की जद्दोजहद में और अम्मी एक बार फिर पैसों के जोड़ तोड़ में जच जाएंगी। उमाइमा के लहजे में बेबसी थी। वो दोनों चलते चलते अपने डिपार्टमेंट से ग्राउंड में मखसूस बेंच पर आ बैठी। इस मामले में अंकल और आंटी क्या कहते हैं? जाहिर है अम्मी और बाबा तो रिवायती वालिदैन की तरह जल्द ही मेरी शादी के फ़राइज़ से सुबकदोश होना चाहते हैं। उमाइमा ने बैग अपने साथ बेंच पर रखते हुए बताया। तो मेरी जान, तुम्हें भी ज़्यादा टेंस होने की ज़रूरत नहीं है। जो भी होगा बेहतर ही होगा। वैसे भी मेरी दादी हजूर हर दूसरे हफ्ते मेरी मामा को मेरे हवाले से याद दहानी कराना अपना फ़र्ज़ समझती हैं कि शादी और फल मौसम का अच्छा ही लगता है। मौसम गुजर जाए तो फलों के जायके में वो मज़ा नहीं रहता। फारीना अपनी दादी हजूर के स्टाइल में बोली तो मायमा के लब मुस्कुरा उठे। ओके बड़ी भी, बहुत हो गया। अब इस संगीन टॉपिक को छोड़ो और मेरे ऊपर थोड़ा रहम करो। भूख से दिन में तारे नज़र आने लगे हैं मुझे। उमाइमा की दहाई पर फारीना उठ खड़ी हुई और दोनों कैंटीन की तरफ चल दी। शाम खामोशी से अपने पंख फैलाए रात के दरवाजे पर दस्तक दे रही थी। नसरीन बेगम और फातिमा नमाज से फारिग हो चुकी थी। आमना रात के रोटियों के लिए आटा गूंद रही थी। ज़ैनब भी नमाज की नीयत बांध रही थी। उमाइमा ने आहिस्ती से किताब बंद की और नमाज के लिए उठ गई। बाबा के आने में भी आधा घंटा बाकी था और वो मगरिब की नमाज़ पढ़कर आया करते थे।
रात का खाना सादक साहब अपनी बेटियों के साथ खाया करते थे। इतने में चारों बच्चियां भी नमाज और दीगर कामों से फारिग होकर इनका इंतज़ार कर रही होती। माँ की निस्बत वो चारों बहनें बाबा से करीब थी। वज़ू के बाद उसने नमाज उठाई और ज़ैनब के बराबर बिछाकर नियत बांध ली। नसरीन बेगम हमेशा की तरह हर नमाज के बाद मुख्तलिफ वज़ाइफ में मसरूफ़ थी। उमाइमा ने दुआ के बाद जानमाज़ तय की और किचन में चली आई। आमना, परसों तुम्हारा टेस्ट है, मैं गूंद लेती हूँ आटा। भला तुम्हें किचन में घुसने की क्या ज़रूरत थी? कोई बात नहीं आप ही, दरअसल मैं चाय बनाने आई थी, साथ में आटा भी गूंद दिया। वाह, एड्डी चंगी भैन। जनाब, आपके लिए किसी का फ़ोन आया है दुबई से। अकब से फ़ातिमा के शरीर लहजे में उमाइमा के कान के करीब खरगोशी की। किसका फ़ोन है? ज़री खाला का? या ये तो तुम्हें सुनने के बाद ही पता चलेगा। फ़ातिमा ने तजस्सुस पे लाया। तुम्हें पता भी है मुझे ये सब पसंद नहीं। उमाइमा ने खफकी से फ़ातिमा को घूरा। बात करना या बात करने वाला, ये तो बता दें उमाइमा भी। अब भी कुछ नहीं बिगड़ा। ज़ैनब ने किचन में दाखिल होते बात आगे बढ़ाई। एक तो मैं तुम तीनों की हरकतों से बहुत तंग हूँ। नहीं होती मुझसे ऊटपटांग बातें। इसके झंझलाए लहजे पर वो तीनों खुलकर मुस्कुराईं। आप ही, मुझे हैरत होती है आप जैसी बेहतरीन डिबेटर की ज़ावियर भाई के सामने बोलती क्यों बंद हो जाती है। आमना ने मुस्कुराते हुए चाय प्यालियों में डाली। बस मुझसे नहीं झाड़ा जाता फजूल किस्म का रोमांस। क्या ये मिस्टर ज़ावियर के लिए काफ़ी नहीं कि मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी को मौसूफ़ के नाम करने का फ़ैसला सुना दिया? माय स्वीट सिस्टर, थोड़ा अपने आप को बदलो। अपने अंदर ज़ावियर भाई के लिए कोई रोमांस की गुंजाइश रखो। आजकल के दौर में ये चीज़ें भी ज़रूरी सी हो गई हैं। फियांसे से ज़्यादा बात ना करें तो ये ताना भी बड़े आराम से हमारे खाते में लिख दिया जाता है कि लड़की बहुत मगरूर है। इसने खुद से 1.5 साल छोटी फ़ातिमा को देखा, जिसके चेहरे पर अब शरारत से ज़्यादा ज़माने की समझ पूछ दर्ज थी। अच्छा जी, मुझे तो अब तक इन बातों का पता नहीं था। बाय द वे, रोमांस के लिए दिल में गुंजाइश कैसे निकालूं? उमाइमा ने मुस्कुराहट दबाते हुए इस्तफसार किया। अच्छे शौरा का कलाम पढ़ा करें। आमना ने फ़ातिमा की बात दोहराई। आप ये चाय लीजिए और ज़ावियर भाई से हाँ कर रहे हैं। बेचारे कब से अम्मी के दुखड़े सुन रहे हैं। आमना ने उमाइमा को प्याली थमाते हुए मफीद मुशवरे से नवाजा तो उमाइमा ज़ेरे मुस्कुराती हुई किचन से बाहर निकल आई। बाबा की तवील बीमारी, घर के दिगर मसाइल और भाई के बगैर इंसानों के जंगल में खुद को तहफ़्फ़ुज़ देते रहते वो टीन एज में ही खासी प्रैक्टिकल हो गई थी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? उमाइमा ने इस्लाम के बाद खैरियत पूछी तो जवाबन बहुत गंभीर लहजे में सर दा भरी गई। हाल मुझसे पूछना इसका, और इसके बाद बदहवासी में वो मेरा बोलते जाना। तो बस ऐसा ही हाल है मेरा। उमाइमा का दिमाग घूमने लगा। ज़री खाला कैसी है? इस्माइल, फ़ाइज़ और अंकल सब ठीक है ना? उमाइमा ने एक ही सांस में सबकी खैरियत पूछी। वो सब तो ठीक है, लेकिन तुम्हारा ये पेशेंट आजकल कुछ ठीक नहीं रहता। शरारत बरकरार थी। क्यों, क्या हुआ? उमाइमा ने परेशानी से पूछा। क्या तुम नहीं जानती हो? नहीं, मुझे भला आपने कब बताया कि आपकी तबीयत किसी वजह से नासाज हुई है? मौसम भी तो तब्दील हो रहा है, शायद इसी वजह से। इसकी बात पर ज़ावियात ने करबनाक लहजे में दिल का हाल सुनाया। हमारी और इसकी ज़िंदगी में फ़कत तरतीब का फ़र्क है। इसकी ज़िंदगी में हम सब के बाद आते हैं और हमारी ज़िंदगी में सब इसके बाद आते हैं। ज़ावियर, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैंने तो आपकी खैरियत पूछी थी। उमाइमा का जहन उलझा। अम्मा अब्बा के साथ आ रहा हूँ अगले महीने, फिर तुम्हें ऐसी वैसी बातों के बारे में तफसील से बताऊँगा। वह खामोश रही। अच्छा छोड़ो ये हाल अहवाल, कोई अच्छी सी बात करो जो मुझे फ्रेश कर दे। अब के मखमूर लहजे में फरमाइश की गई। फरमाइशा तो देखो जिदा बंदा लगता होता। ये फियांसी के साथ मैं भी इस हक़ में नहीं हूँ। वैसे मैं उमाइमा की साइड पे हूँ। अच्छी सी बात, उमाइमा ने खुद कलामी करते जैसे खुद से पूछा, लेकिन फ्रेश कर देने वाली कोई भी बात जहन में ना आ रही थी। बाबा आ गए, फिर बात होगी। अरे सुनो तो, दूसरी तरफ से उजरत में पुकारा गया, लेकिन वो फ़ोन बंद कर चुकी थी। बेख्तियार उमाइमा ने तवील सांस खारिज की। पता नहीं लड़की अपने फियांसी नाम की चीज़ से इतनी लंबी लंबी बातें कैसे कर लेती थी। कल तो मैंने भी अभी तक समझ नहीं आई। उमाइमा ने कप को देखा जिसमें चाय तकरीबन ठंडी हो चुकी थी। थेरेपी के बाद सादिक साहब बहुत निढाल हो जाया करते थे। नसरीन बेगम मुसलसल दवाई गंजुल अर्श पढ़कर इन पर फूंक रही थी और उमाइमा होले होले इनके पाँव दबा रही थी और चुपचाप वीरान नज़रों से इन्हें देख रही थी। उठिए ज़ैनब, जूस लाइए, पी लीजिए। नसरीन बेगम ने सादिक साहब को उठाया। उमाइमा के साथ ज़ैनब ने भी इनके बैठने की मदद की। आधा जूस पीने के बाद उन्होंने ग्लास पीछे कर दिया। फ़ातिमा बाबा के लिए दलिया बना रही थी। बाबा खाना नहीं खाएंगे क्या? इन्हें एक बार फिर लेटते देखकर उमाइमा ने इस्तफसार किया। नहीं बेटा, बेचैनी है, किसी चिया की तलब नहीं हो रही। तुम चारों अपनी माँ के साथ खाना खा लो।
नहीं बाबा, वो दोपहर में हम सब ने देर से खाना खाया था, अभी भूख नहीं है हमें। ज़ैनब की आंखों में बाबा की तकलीफ पर आंसू झिलमिलाने लगे। बाबा अब कैसा फील कर रहे हैं? उमायमा ने नरमी से इनके हाथ को अपने हाथ में लिया। मैं अब ठीक हूँ बेटा, सादिक साहब मुस्कुराए थे। उमायमा एक बार फिर इनके पाँव दबाने लगी। बस करो बेटा, थक जाओगी। उन्होंने नींबू आंखों से उमायमा को देखा। बाबा आपका बेटा आप जैसा जल्दी थकने वालों में से नहीं। इसकी बात पर अब के वो दिल से मुस्कुराए। लेकिन आजकल मैं देख रहा हूँ मेरा बेटा बहुत कमज़ोर हो रहा है। कहाँ बाबा, मैं फातिमा, ज़ैनब और आमना से कहीं ज़्यादा खाती हूँ। उमायमा ने इन्हें बातों में उलझाया ताकि इन्हें तकलीफ़ का एहसास ना हो सके। और फिर भी तुम तीनों से छोटी लगती हो, है ना? कम ऑन बाबा, वो ठंडकी। अब क्यों नसरीन बेगम से मुखातिब हुए? सफ्तर आया था आज क्या? जी वो तो काफ़ी देर पहले सारा हिसाब किताब और स्टोर की चाबियां दे गया है। आप इस वक्त सो रहे थे। नसरीन बेगम के आगाह करने पर उन्होंने इत्मीनान से आंखें मूंद ली। सादक साहब के एक भाई डिफेंस में मुकीम थे और दूसरे भाई इस्लामाबाद के एक पोश एरिया में रहाइश पजीर थे। दोनों भाई अपनी पुरताइश जिंदगियों में इतने मगन थे कि इन्हें सगे भाई की सख्ती ज़िंदगी में झांकने की ज़रूरत भी महसूस नहीं हुई। यही नहीं, दोनों भाइयों ने नहायत मक्कारी से विरासत में मिलने वाली इनके हिस्से की जायदाद भी अपने नाम करवा ली थी, क्योंकि सादक साहब का कोई बेटा नहीं था। प्रोफेसर सादिक साहब अल्लाह के शुक्रगुजार बंदों में से थे, फिर भी कोई शिकवा ज़ुबान पर लाए बगैर अपने हक हलाल की कमाई से ज़िंदगी की ज़रूरतों 4-5 साल पहले ज़िंदगी मुतमिन और खुश खुरम गुजर रही थी। वो जीसी में नहायत ईमानदारी से दरस व तदरीस के फ़राइज़ अंजाम दे रहे थे कि कैंसर जैसी बीमारी ने आ लिया। मजबूरन इन्हें कबल अज़ वक़्त रिटायरमेंट लेनी पड़ी। ज़िंदगी ने 4 बच्चियों के साथ एक बड़े इम्तिहान में डाल दिया। इसे भी वो अल्लाह की रज़ा जानकर बहुत सब्र से जी रहे थे। कबल इस वक्त रिटायरमेंट के बाद उन्होंने घर के करीब ही जनरल स्टोर खोल लिया। सफ्तर बड़ा ईमानदार लड़का था। 14-15 साल की उम्र से मैं इनके पास आया था। प्रोफेसर साहब मेरे पढ़ाने में भी मदद कर दिया करते थे। यतीम बच्चा था। मैं ममानी के ताने सुन सुनकर इसने मैट्रिक के बाद तालीम छोड़कर प्रोफेसर साहब के स्टोर पर नौकरी कर ली थी। लेकिन सादक साहब के भरपूर तावन से आजकल वो प्राइवेट एमए की तैयारी कर रहा था और साथ इनका जनरल स्टोर भी संभाल रहा था। दर हकीकत वो प्रोफेसर साहब की नेकी को भूला नहीं था और नहायत ईमानदारी से अपनी जिम्मेदारी को निभा रहा था। प्रोफेसर साहब इस ज़िंदगी की रुकती चलती गाड़ी को नहायत मुतमिन अंदाज में गुजार रहे थे। दरस व तदरीस से पेशे से सादक साहब को बहुत अकीदत थी। इतना वक्त बीत जाने के बावजूद गाहे बगाहे इनके स्टूडेंट्स अक्सर औकात इनकी खैरियत दरियाफ्त करने चले आते। अपने स्टूडेंट से तलीमी और दिगर मुल्की अमूर पर तबादला ख्याल से बीमारी के साथ दिल पर छाई यासियत खुद ब खुद छटने लगती थी। यही इनकी ज़िंदगी के मामूलात थे जिनमें वो अपनी 4 बेटियों और वफादार बीवी के साथ खुश खुरम अंदाज में जी रहे थे। बचपन से लेकर अब तक टॉपर का खिताब हासिल करने वाली 24 साला उमामा सादक का अपने स्कूल और कॉलेज के बेहतरीन डिबेटर का खिताब भी हासिल रहा था। दान पान से नजर आने वाली उमामा एमफिल के थीसिस कंप्लीट करती आजकल अपनी साबका पोजीशन बरकरार रखने के लिए भरपूर मेहनत कर रही थी। उसने पार्ट टाइम में एक एजुकेशनल अकेडमी ज्वाइन कर रखी थी जिससे वो अपने तलीमी अखराजात पूरे कर लेती थी। शायराना मजाज की हामिल इससे छोटी फातिमा अबलाग आमा में एमए कर रही थी। ज़ैनब बीए इकनॉमिक्स और आमना एफएससी कर रही थी और मेडिकल में जाने का इरादा रखती थी। उमायमा की अपने खालाजाद ज़ावियार से निस्बत तय हो चुकी थी जो गुज़िश्ता 15 बरस से दुबई में रहाइश पसीर थे। अक्सर इनकी किसी फैमिली फंक्शन या ईद त्यौहार पर पाकिस्तान आते तो चंद दिनों के बाद वापस लौट जाते। आजकल घर में जरी खाला की आमद के सिलसिले में तबसरे हो रहे थे। कुछ दिनों तक वो दुबई से पाकिस्तान आ रही थी। उमायमा की थीसिस ख़त्म हुए तो वो फिर से अकेडमी जाने के लिए पर तोड़ने लगी। थीसिस की वजह से वो चंद दिन के लिए छुट्टियां पर थी, लिहाजा 1-2 दिन थकावट उतारने के बाद वो अकेडमी जाने के लिए तैयारी कर रही थी कि नसरीन बेगम कमरे में चले। उमायमा बेटा, आप खुद को अकेडमी के चक्कर में उलझाने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें। जैसे तैसे ये महीना पूरा करो और फिर ख़त्म करो इस सिलसिले को। जरी और एहसान मियां आ रहे हैं तुम्हारी शादी की तहरीक मांगने। अम्मी मुझे समझ नहीं आ रहा आपको इतनी जल्दी क्यों है? क्या तमाम प्रॉब्लम्स का हल सिर्फ मेरी शादी ही है? वो सर पर अच्छी तरह से स्कार्फ लपेटते हुए अम्मी की बात पर गोया फट पड़ी। 24-25 साल की हो रही हो तुम, अभी जल्दी ना करूँ तो क्या इसी घर में बैठा आकर बूढ़ा कर दूँ? ज़िंदगी और मौत तो सिर्फ अल्लाह के हाथ में, लेकिन तुम्हारे बाप की बीमारी हर वक्त हौलाए रखती है मुझे। अल्लाह इन्हें सलामत रखे। औरत मर्द के बगैर एक तिनके से भी होली हो जाती है। और फिर मेरा कोई बेटा भी नहीं है जो संभाला देगा मुझे, जिम्मेदारियां निभाएगा। तुम चारों कि तुम्हारे बाबा भी यही चाहते हैं कि जल्द अज जल्द तुम अपने घर की हो जाओ ताकि फातिमा और ज़ैनब के फ़राइज़ का भी कुछ सोचा जाए। अम्मी तो मैं कि अपनी बहनों की राह में रुकावट हूँ? उसकी आवाज़ खुद ब खुद रिंद गई। नहीं मेरी बच्ची, ये मतलब थोड़ी था मेरा। तुम्हें एक माँ के अंदेशे कैसे बताऊँ? इनकी आवाज़ में नमी घुल गई। ठीक है अम्मी, बाबा और आपकी फ़िक्रें अगर यूं ही दूर होती हैं तो मैं आपको मुनासिब वक्त जो आपको मुनासिब वक्त लगे वो आप कर लें।
मुझे एकेडमी से देर हो रही है, मैं चलती हूँ। अपने शानों पर अच्छी तरह से दुपट्टा फैलाने के बाद इसने अपना बैग उठाया और हार मान ली थी। घर से ही फ्रेश मूड में नहीं आई थी, एकेडमी तक इन्हीं सोचों में जहन घिरा रहा। इतने दिनों की गैर हाजिरी के बाद तमाम कॉलीग, टीचर्स और अपने स्टूडेंट्स की तरफ से माइमा को ऐसे बहुत से तारीफ़ का बात सुनने को मिल रहे थे। मैम आई मिस यू, मैम आपके बगैर एकेडमी आने को दिल ही नहीं चाह रहा था। मैडम प्लीज़ आप छुट्टी मत किया करें, इट्स माई प्लेयर। आप सबकी तरह मैंने भी आपको बहुत मिस किया और दरअसल मेरी शख्सियत के पीछे मेरे बाबा की पर्सनैलिटी एक रोल मॉडल बनकर खड़ी रहती है। इतने बरस गुजर जाने के बाद भी इनके स्टूडेंट इन्हें मिलने के लिए आते हैं। वो हमेशा कहा करते थे एक बच्चे की पर्सनैलिटी के पीछे 3 लोगों की जद्दोजहद पोशीदा होती है, माँ, बाप और उस्ताद। उस्ताद का दर्जा यह है कि वो अपने स्टूडेंट के साथ शफ़क़त और नरमी से पेश आए, इसकी नफ्सियात और प्रॉब्लम को नज़रअंदाज करने के बजाय इसे समझे। स्टूडेंट के दिल में अपना मुकाम उस्ताद को खुद बनाना पड़ता है। लिहाजा आप लोग भी मेरी मेहनत की दाद दीजिए कि मैंने एजुकेशन एकेडमी के बिगड़े हुए ऊँटों को सुधार दिया। इसकी बात पर क्लासरूम में हंसी गूंज उठी। अच्छा भाई बहुत होगी बातें, अब कुछ पढ़ लिया जाए। उमामा ने मुस्कुराते हुए लेक्चर शुरू किया। वो बीए लेवल के स्टूडेंट को पढ़ा रही थी। छुट्टी के बाद इसके तमाम कोलीग्स ने मिलकर इसके लिए एक छोटी सी वेलकम पार्टी अरेंज कर रखी थी। इस हल्ले गुल्ले में वक्त गुजरने का एहसास ही नहीं हुआ। अमूमन वो 7-8 बजे तक आ जाया करते थे, लेकिन आज देखते देखते घड़ी ने 9 बजा दिए थे। वापसी पर उसके एक कोलीग फ़हद मजीद ने इसे ड्रॉप करने की ऑफ़र भी की, लेकिन उसने सहूलत से इनकार कर दिया। नो थैंक्स मिस्टर फ़हद, मेन रोड करीब ही है, मैं कोई रिक्शा ले लूँगी। रिश्ता नहीं लेना, रिक्शा लेना। अच्छा खाम को प्रॉब्लम होगी। अरे उमाइमा आप भी कमाल करती हैं, मुझे भला क्या प्रॉब्लम होगी। थैंक्स अगेन मिस्टर फ़हद। वो कदरे मायूस सा कंधे उचकाकर आगे बढ़ गया। वो अकेडमी से निकल रही थी कि इसी असना में इसके सेल की बीप बजी। नसरीन बेगम की कॉल थी। इन्हें मुतमिन करने के बाद उमाइमा अकेडमी से निकल आई। लड़कपन में ही ज़िंदगी से ये बावर करवा चुकी थी कि अपनी ज़ात को तहफ़्फ़ुज़ से खुद देना है, और फिर स्कूल, कॉलेज और गैर निसाबी सरगर्मियों में हिस्सा लेने से इसके अपनी ज़ात पर एतमाद और भी बढ़ गया था। तेज़ी से कदम बढ़ाते मेन रोड की तरफ जा रही थी कि एक प्राडो इसके करीब आकर रुकी। उमाइमा भी संभल भी ना पाई थी कि प्राडो का गाड़ी का शीशा नीचे हुआ। होते ही नशे में डूबी मर्दाना आवाज़ सुनाई दी। तो आजकल ये हुलिया अपना लिया तुम लोगों ने, बोलने वाले ने लड़खड़ाते लहजे में लफ्ज़ तुम लोगों पर जोर दिया। क्या मतलब है तुम्हारा, और कौन हो तुम? उमाइमा ने अपनी बिखरी सांसों को बहाल करते हुए इस शख्स को गुस्से से देखा। माय स्वीट हार्ट, अब यू रास्ते में अपना मतलब समझाऊँ या फिर अपना नाम बताऊँ? कम ऑन, गाड़ी में पीछे बैठो, पिछले 20 मिनट से तुम्हें ढूंढ रहा हूँ। इस शख्स की गलीज नज़रों ने अब इसका तवाफ़ शुरू कर दिया। उमाइमा का दिल सूखे बत्ते की तरह लरसा। कौन हो तुम्हें नहीं जानती। कम ऑन बेबी, लगता है नई शामिल हुई हो इस धंधे में। बट एनीवे डोंट वेस्ट माई टाइम। अपना तारुफ मैं तुम्हें फार्म हाउस पहुंचते करवा दूंगा। वो शख्स नशे में था और इसे यकीनन कोई गलतफहमी हो रही थी। इसके साथ ड्राइविंग सीट पर बैठा शख्स भी इसे अजीब नज़रों से घूर रहा था। पता नहीं तुम लोग किस गलतफहमी का शिकार हो रहे हो। वो नफरत से अपना जुमला मुकम्मल करने के बाद आगे बढ़ी तो वो शख्स गाड़ी से नीचे उतर आया। मैं तुम लोग को नहीं जानती, ना जानने किसी गंदी नारी से निकल कर आए हो। मामा के लहजे में गुस्सा, झंझलाहट, कराहियत, नफरत सब कुछ था। तुम तो क्या, तुम्हारा बाप भी जाएगा। अभी तुम्हारे इस मोटी खरांट सप्लायर आंटी से ढील हुई है मेरी। सीधी तरह की गाड़ी में बैठो, वरना उठा कर गाड़ी में फेंकूंगा और कुछ नहीं कर सकोगी तुम। इस शख्स ने कमाल जुर्रत से उमाइमा की कलाई थाम कर गाड़ी का अपनी जानिब खींचा तो इसका माऊफ होता जहन एक झटके से बेदार हुआ। अगले ही लम्हे उमाइमा ने एक ज़ोरदार थप्पड़ इस शख्स के मुंह पर मारकर अपना बाजू छुड़ाया। इस हमले पर ड्राइविंग सीट पर बैठा शख्स भी उछलकर दूसरी गाड़ी पर उतर आया। इस मुल्क का हर गली मोहल्ला आवारा कुत्तों से भरा पड़ा है, और तुम जैसे आवारा कुत्तों से निपटना मुझे अच्छी तरह आता है। आज के बाद कभी किसी रात चलती लड़की को ऑफ़र करने से पहले ये थप्पड़ ज़रूर याद कर लेना। वो फनकारते लहजे में से बावर करवा गई थी, और इस शख्स का सारा नशा के ज़ोरदार थप्पड़ से हरण हो गया। सनी साहब आप हुक्म करें, अभी उसे उठाकर गाड़ी में फेंक दें। नहीं, इसकी नज़रों में बला की वहशत थी। माऊफ जहन के साथ वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट के ज़रिए कब और कैसे घर पहुंची इसे कुछ पता नहीं था। बीपी लो हो रहा था और हाथ पाँव में जैसे जान ही नहीं रही थी। तमाम रास्ते इसके आसान खता होते रहे। घर के दरवाजे पर पहुंचते ही इसने एक शुक्र का कलमा पढ़ा और लरसते हाथ से बेल बजाई। अगले ही पल नसरीन बेगम ने दरवाज़ा खोल दिया था।
उमाइमा इतनी देर? हद हो गई तुम्हारी भी। घड़ी देखी है तुमने? 10 बजने वाले हैं और वो भी जाड़े के। तुम्हारे बाबा और मैं कितने परेशान हो रहे थे, कुछ अंदाज़ा है तुम्हें? मैं तो पहले तुम्हारी स्टिचिंग वाली नौकरी के हक़ में नहीं थी। तुम्हारी ज़िद और फिर तुम्हारे बाबा की इजाज़त पर खामोश हो बैठी। लेकिन अब मैं कह रही हूँ, जब तक जमशेद खान रिक्शा ड्राइवर जो उमाइमा को अकेडमी छोड़ने और लाने पर मामूर था, अपने गांव से वापस नहीं आ जाता, तुम बसों पर धक्के खा कर अकेडमी नहीं जाओगी। सॉरी, मेरे कोलीग्स ने वेलकम पार्टी अरेंज कर ली थी, इसलिए देर होगी। फिर रही सही कसर पब्लिक ट्रांसपोर्ट ने पूरी कर दी, बस हर 5 मिनट के बाद किसी न किसी स्टॉप पर रुकती रही। उमाइमा ने इशारे से किचन के दरवाजे में खड़ी जैनी से पानी मांगा। हलक में जैसे कांटे उगे हुए थे। इसी असना में बड़े कमरे से बाबा ईशा की नमाज से फारिग होकर बाहर निकले। उमाइमा ने इन्हें सलाम किया। आज तो बहुत देर कर दी मेरे बेटे ने। आज वाकई बहुत देर होगी मुझे। एक्चुअली इतने दिन के बाद अकेडमी गई तो कोलीग्स ने मिलकर मेरे लिए पार्टी अरेंज कर ली। बाबा, मेरे लिए उन्होंने इतना कुछ किया तो मैं क्या सब कुछ छोड़ कर चली आती? बाबा की नरमी पर आंखों में नमी सी उतरने लगी। अरे कोई बात नहीं बेटा, मुझे अपने शेर जवान बेटे पर मुकम्मल भरोसा है। तुम्हें पता तो है ना, तुम्हारी माँ का बीपी अक्सर हाई फाई होता रहता है। आखिरी बात राजदारी से इस अंदाज में कही गई कि उमाइमा के लबों पर ना चाहते हुए भी मुस्कुराहट दौड़ गई। अच्छा, अब जल्दी से फ्रेश होकर आ जाओ, तुम्हारे इंतज़ार में हम सब ने खाना भी नहीं खाया। जी बाबा, मैं अभी आई। वो सर हिलाकर अपने कमरे की जानिब बढ़ गई। सादिक साहब, बच्चियों के साथ इतनी नरमी भी अच्छी नहीं होती। आगे की सख्ती नहीं सह पाएंगी। ये बोलना टोकना तो सिर्फ मेरी ही जिम्मेदारियों में शामिल है। ज़्यादा न सही, कम से कम थोड़ा बहुत तो डांट दिया होता आपने। नसीन बेगम के जले कुटे अंदाज पर वो बेख्तियार मुस्कुराए। भाई, मेरे हिस्से का भी तुम ही बोली, अब क्या रह गया था? छोड़ो नसरीन बेगम, 4 दिन की मेहमान है, यूं बोल बुलाकर दिलमल जलाया करो। इस आंगन की चिड़ियां हैं, चली गई तो खामोशियां छोड़ जाएंगी। फिर ना ये आवाज़ें होंगी ना इनकी हंसी। सादक साहब की आवाज़ में अफसुर्दगी सी छा गई। नसरीन बेगम सर झटक कर फातिमा और ज़ैनब को खाना लगाने की हिदायत करने लगी। उमाइमा वॉशरूम में खड़ी कितनी ही देर तक मुंह पर पानी के छींटे मारती रही और जहन से इस गलीज नशे में धुत शख्स की लाल अंगारा नज़रों और बातों को जहन से झटकती रही। उमाइमा, अब आप ही जाओ, बाबा दस्तरखान पर तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। फातिमा ने दरवाजे पर दस्तक देने के बाद आवाज़ लगाई तो सोचों का तसलसल भी टूट गया और वो बाहर निकल आई। रिक्शा ड्राइवर जमशेद खान के वालिद बीमार थे। इस सिलसिले में जमशेद खान गांव गया हुआ था और उमाइमा को आजकल पब्लिक ट्रांसपोर्ट से अकेडमी तक का सफ़र मजबूरी में करना पड़ता था, क्योंकि इसके तमाम स्टूडेंट्स के मिड टर्म शुरू हो रहे थे। दूसरे दिन अकेडमी से वापसी पर इस जगह रात का वाक़या एक भयानक ख्वाब की तरह लम्हे भर के लिए एक खौफ बनकर छाया, मगर अगले ही पल इसके किरदार की मजबूती और इसके अंदर के ईमान ने इसे चट्टानों जैसी कुव्वत और मजबूती अदा कर दी थी। वापसी पर वो मेन रोड पर बस के इंतज़ार में खड़ी थी जब वही पराडो इसके करीब आ रुकी। गाड़ी का शीशा नीचे होते ही वही मनहूस शक्ल देखकर उमाइमा के तन बदन में जैसे आग लग गई थी। लगता है कल वाला सबक भूल गए हो तुम। इसके दांत पीसते अंदाज पर सनी ने कहका लगाया। एक सख्त के टीचर का दिया हुआ सबक बेचारा एक मजलूम सा स्टूडेंट भला इतनी जल्दी भूल भी कैसे सकता है? मैं तुम जैसे लफंगों के मुंह नहीं लगती, लिहाजा अपना रास्ता नापो। गुस्सा और नफरत हवस बरकरार थी। तारीफ़ का शुक्रिया, लेकिन मैं आपसे कल वाले वाक़े पर एक्सक्यूज़ करने आया था। कल एक गलतफहमी की बिना पर मैं आपसे बिला वजह उलझता रहा। ओके, गलतफहमी हुई थी, मैंने मान लिया, बात ख़त्म हुई, अब आप जा सकते हैं। उमाइमा ने इसकी बात सुनते ही जान छुड़ाने के लिए अपना हतमी फ़ैसला सुनाया और एक बार फिर बस के इंतज़ार में दाएं बाएं नज़रें दौड़ाई। सनी ने लहजा पर इसके दो टोक अंदाज को देखा। चलिए, मैं आपको ड्रॉप कर दूँ, कहाँ जाना है आपने? उसके दोस्ताना अंदाज पर उमाइमा ने तेवरी चढ़ाई। देखो मिस्टर, तुम एक बार फिर मुझे गलत समझ रहे हो। तुम जैसे आवारा मर्दों की हमदर्दियाँ सिर्फ लड़कियों को देखकर ही जागती हैं। किसी बूढ़े और लाचार शख्स को देखकर क्यों नहीं गाड़ी रोकते तुम लोग? उमाइमा की बात पर उसने कहका लगाया। वेरी गुड, यकीनन आप अपने कॉलेज की बेहतरीन डिबेटर रही होंगी। इसके तारीफ़ी अंदाज पर वो अंदर पेचो ताप खाकर रह गई। चलिए मेरे साथ आज डिनर ही कर लें। जस्ट शट अप, मैं तुम जैसे घटिया मर्दों पर थूकना भी पसंद नहीं करती। उमाइमा की मतलूबा बस आ गई थी, लिहाजा जल्दी से आगे बढ़ गई और सनी सीट की पूछते टेक लगा इस बस को नज़रों से ओझल होता देखता रहा जिस पर वो सवार होकर गई थी। आज खोलेंगे लब सिए अपने, तुम बहुत सार रह लिए अपने। अब मेरे सिर्फ मेरे होके रहो, दिल की हर बात दिल से कहने दो, मेरी बाहों में खुद को बहने दो। तुम बहुत सार रह लिए अपने, अब मेरे सिर्फ मेरे होके रहो। वो चारों ईशा की नमाज से फारिग होकर अपने अपने बिस्तरों में घुसी सोने की तैयारी कर रही थी जब फातिमा ने वसी शाह की किताब से नज़म पढ़ना शुरू की। यार, एक तो हम तुम्हारी शायरी से बहुत तंग है। उमाइमा ने जमाई रोकी। मैं भी बड़ी तंग का। अच्छा,
अब तुम तीनों ठहरी सड़ू मजाज और बदज़ौक़, तुम लोगों को इस नज़म में छुपी मोहब्बत की गहराई का खाक समझ में आएगी। मैं तो ये बुक ज़ावियर भाई के लिए लाई थी। आफ्टर ऑल इसी वीकेंड के एंड तक आ रहे हैं मौसूफ, यानी घर में अब जट मंगनी और पट ब्याह वाला काम शुरू होने वाला है। फातिमा की बात पर ज़ैनी की हैरानी बजा थी। हाय आपी, आपके बगैर हम कैसे रहेंगे? आमना ने दहाई दी। बिल्कुल ऐसे ही जैसे अब तक आपी के बगैर ज़ावियर भाई रह रहे थे, ज़ैनब ने टुकड़ा लगाया। वैसे आपी, आप एक बात तो बताएं, आप दुबई जाकर हमें भूल तो नहीं जाएंगी? आमना की सुई वहीं अटकी हुई थी। अब प्लीज़ उमाइमा कोई घिसा पिटा डायलॉग मत बोलना, बच्ची बेचारी सच सुनने के लिए मुंतज़िर बैठी है। फातिमा ने शरारत से छेड़ा और वो खामोश नज़रों से इन तीनों को तके सोच रही थी कि यहाँ से जाने के बाद वो किस किस याद को याद रखेगी, बाबा की शफ़क़त को, अम्मी की हद दर्जा फ़िक्रों को, या बहनों के इस बेपाया प्यार को। आपी, आप ना भी बताएं तो हम खूब जानते हैं। ज़ैनब के शौक लहजे पर उमाइमा ने चौंक कर इसे देखा। यही कि बेचारे ज़ावियर भाई के साथ क्या होने वाला है। अब ऐसे भी बेचारे नहीं हैं तुम्हारे ज़ावियर भाई, ख्वामखा मेरी बहनों से हम दर्दी वसूलते रहते हैं। उमाइमा मुस्कुराई। अच्छा सुनो, आगे क्या लिखते हैं वसीशा? यार फातिमा, सोने दो, 11 बजने, और छोड़ो इस वसीशा के किस्से को, अभी अम्मी ने देख ले तो क्लास हो जाएगी। उसने लाइट बंद कर दी। उमाइमा की बच्ची, कितनी अनरोमांटिक हो तुम, और एक ज़ावियर भाई हैं, कितने रोमांटिक है, क्या बनेगा तुम्हारा? फातिमा भी बड़बड़ाते हुए सोने के लिए लेट गई। वो बहुत देर से गाड़ी में बैठा इसके स्टॉप पर आने के इंतज़ार कर रहा था। ज़िंदगी में पहली बार ऐसा हुआ था कि वो किसी लड़की के लिए एक सड़क छाप थर्ड क्लास आशिक और आवारा लफंगे बदमाश की तरह तीसरे दिन फिर गुज़िश्ता 2 दिन की तरह जूते खाने के लिए मौजूद था। उमाइमा इसकी ढिठाई पर बुरी तरह से तप गई। आज तो बहुत इंतज़ार करवाया तुमने, क्या खूब कहा है शायर ने, चांद का मिजाज भी तेरे जैसा है फराज, जब देखने की तमन्ना हो तब नज़र नहीं आता। बकवास बंद करो अपनी और छोड़ो मेरा रास्ता। इसके बेतकल्फ़ी का अंदाज़ उमाइमा को तपा गया। अच्छा ठीक है, मैं अपनी बकवास बंद कर लेता हूँ, लेकिन आज तुम हर हाल में मेरे साथ शेरटन चल रही हो। मैंने डिनर के लिए टेबल रिज़र्व करवा रखी है। अब वो गाड़ी से नीचे उतर आया था। इंतहाई ढीठ शख्स हो तुम, मैं तुमसे कितनी बार कह चुकी हूँ कि तुम मुझे गलत समझ रहे हो। माना कि मैं एक नहायत ज़लील और इंतहाई आवारा शख्स हूँ, लेकिन तुम्हें अपने साथ रात गुजारने की नहीं, सिर्फ डिनर की ऑफ़र कर रहा हूँ। बोलो मेरे साथ डिनर करने की क्या कीमत वसूल करोगी? अब के उसने जेब से चेक बुक निकाली और साइन करने लगा। ये लो ब्लैंक चेक है, इसमें अपनी मर्ज़ी का अमाउंट लिखो और मेरे साथ डिनर करके ऐश करो। तुम्हें ज़िंदगी में कभी किसी ने इतना महंगा खाना नहीं खिलाया होगा, लेकिन आज मैं तुम्हें खिला रहा हूँ। इस शख्स ने चेक साइन करने के बाद उमाइमा की जानिब बढ़ाया। वहशत में उमाइमा ने वो चेक फाड़ कर इसके मुंह पर दे मारा। पता नहीं कैसी माएँ होती हैं जो तुम जैसे गलाजत के ढेर यूँ बीच चौराहे में जलील होने के लिए पैदा कर लेती हैं, जो सारी ज़िंदगी दूसरों के लिए एक अजाब बनकर खुद एक अजाब की सूरत इख्तियार कर लेते हैं। अच्छा होता अगर मुझ पर अपना टाइम वेस्ट करने की बजाय तुम ये चेक किसी 2 नंबर औरत के लिए साइन कर लेते। थूकती हूँ मैं तुम पर और तुम्हारे इस चेक पर। मारे गुस्से के वो बिला खौफ ख़तर बोल रही थी, ये जाने बगैर कि इस शख्स पर इसके अल्फाज किस तरह असरअंदाज हो रहे हैं। घर में वैसे तो काफ़ी दिनों से सफाइयाँ हो रही थी, लेकिन आज तो नसरीन बेगम ने सुबह से ही दौड़े लगवा रखी थी। अरे क्यों मेरी बच्चियों को हलकान कर रही हो? हज़ारों बार जरी और हसान भी आ चुके हैं यहाँ। सादिक साहब स्टोर से चक्कर लगाकर घर में दाखिल हुए तो लड़कियों को झाड़ पोंछ में मसरूफ़ पाया। सादिक साहब, लड़कियां चाहे अपनों में जाएं या गैरों में, ससुराल तो ससुराल ही होता है, और वैसे भी आपको क्या पता औरत के सलीके का अंदाज़ इसके घर से लगाया जाता है। ज़ैनब, ज़रा ऊपर वाले कमरे की झाड़ पोंछ भी कर लेना। खाने के बाद अगर ज़ावियर ने आराम करना हुआ तो ऊपर वाले कमरे में चला जाएगा। जी अम्मी। ज़ैनब ने बड़े कमरे में रखे फ्लोर कुशन्स पर नए कवर चढ़ाते हुए इस बात में सर हिलाया। आमना किचन में पुलाव और कटलेट्स के लिए चिकन धो रही थी। मटन कौरमा नसरीन बेगम पहले ही चूल्हे पर चढ़ा चुकी थी। फातिमा ने अभी सेहन धोया था और अब वाइपर कर रही थी। नीचे वाले कमरों को नसरीन बेगम बरामदे में रखे तख्तपोश पर बैठी चावल साफ कर रही थी। और अम्मी मैं क्या करूं? उमाइमा बरामदे के सतून से टेक लगाते हुए पूछ रही थी। तुम सिर्फ एक काम कर लो। नसरीन बेगम ने चश्मे की ओर से घूरा। तुम बस नहा धोकर ढंग से अपना हुलिया दुरुस्त कर लो, तुम्हारी शादी की तारीख तय हो रही है आज। अम्मी के बावर करवाते अंदाज पर फातिमा और किचन में गोश्त साफ करती आमना ज़ेर लब मुस्कुराई। उमाइमा को अपना आप अजीब सा लग रहा था। सुबह से फारीना के इस वक्फे से मैसेज मौसूल होने वाले SMS ने अलग जान खा रखी थी। और हाँ, कोई फजूल सा सूट निकाल कर मत पहन लेना। इसे कमरे की जाने पलटते देखकर नसरीन बेगम ने तनबीह की। अम्मी आप बता दें कौन सा सूट पहनूं? उसने पूछ लेना मुनासिब समझा। वो जो इस मरतबा ईद पर फ़िरोज़ी सूट बनवाया था ना तुमने, वही सूट पहन लो, बहुत उठता है तुम्हारी साफ रंगत पर। इन्हें मुतमिन करने के बाद वो कमरे में आई, अपना सूट निकाल कर बेड पर फैलाया, साथ ही नाजुक सी मैचिंग ज्वेलरी निकाल कर ड्रेसिंग टेबल के सामने आ खड़ी हुई। गो के इसे ज़ावियर से कोई तूफ़ानी मोहब्बत नहीं हुई थी, मगर एक फितरी सी हया का एहसास इसकी बोझल पलकों को उठने नहीं दे रहा था। एक धीमी सी मुस्कुराहट के साथ वो अपनी लंबी चोटी के बल खोने लगी। कितना शौक था इसे स्टेप कटिंग करवाने का।
अम्मी से बारहा इजाज़त भी लेनी चाहिए, मगर हर बार मायमा को बुरी तरह से डांट पड़ा करती। कोई ज़रूरत नहीं है बाल कटवाने की, ऐसे चौंचले अपने शोहरों की रजामंदी से पूरे करना। काश मायमा मेरे बाल भी तुम जैसे लंबे हो जाएं। फातिमा कमरे में दाखिल हुई तो इसके सिल्की बालों की आबशार देखकर हसरत से बोली, मुझसे पूछो, नीरा अजाब है इतने लंबे बाल। नहाओ तो बाल सुखाना अजाब, रोज़ छुट्टियाँ ना करो तो बाल सुलझाना मुसीबत। वैसे यार मैंने देखा जिनके बाल बड़े लंबे होते हैं ना, वो बड़े ही नाशुक्र लोग होते हैं। छोटे बाल वाले की हसरत होती है कि हमारे बाल लंबे और जिन्होंने लंबे होंगे उन्होंने अग लगी होंगी असी बाल कटवा लिए। अच्छा, कमाल है, जो चीज़ इंसान के पास होती है वो कभी इसकी कदर नहीं करता, बिल्कुल तुम्हारी तरह। मेरे वाली बात की फातिमा ने भी। फातिमा ने जवाब दिया, साथ ही वो बिस्तर झाड़कर नई बेडशीट फैला रही थी। वैसे तो हर बेटी के वालिदैन को इस दिन का इंतज़ार होता है, लेकिन आज नसरीन बेगम यूँ लग रहा था जैसे मेरी कोई कीमती चीज़ मेरे जिस्म का कोई हिस्सा मुझसे जुदा करने जा रहा हो। सादिक साहब के भीगे लहजे पर नसरीन बेगम ने नरमी से इनके कंधे पर हाथ रखा। सादिक साहब, बेटियां तो पराया माल होती हैं। वालिदैन सारी उम्र इस माल की हिफाजत करते हैं और फिर ले जाने वाले असल माल के साथ ढेरों सूद जहेज़ लेकर चले जाते हैं। कोई हम बेटियों वालों से पूछे जिनके दिल और हाथ कैसे खाली हो जाते हैं। अल्लाह उमामा के बाद दूसरी बच्चों के भी नेक नसीब जोड़े। जरी ने मुझे रिश्ता पक्का होते कह दिया था हमें जहेज़ नहीं चाहिए, वहाँ दुबई में घर सजा सजाया पड़ा है, बाकी कपड़े और जेवर वगैरह बनवा लेंगे, आपको ज़रा परेशान होने की ज़रूरत नहीं। 2 साल पहले मैंने पड़ोस की सफ़िया के यहाँ एक बड़ी कमेटी डाल रखी है, वो रकम भी महफूज है मेरे पास। बाकी मैंने 1-2 और जगह भी काफ़ी कमेटियाँ डाल रखी हैं, ज़रूरत पड़ी तो वो भी मांग लूँगी। आखिर खाने और देने दिलाने में भी तो रकम दरकार होगी। नसरीन बेगम, बिलाशुबा मैं खुशकिस्मत इंसान हूँ। अल्लाह ने मुझे बापर्दा साले बीवी और नेक बाहया बेटियों से नवाजा। मेरे भाइयों की बीवियाँ इनसे झगड़ती हैं, इन्हें हराम कमाई कमाने पर मजबूर करती हैं। वो इनकी खुशनुदी के लिए ऐसा कर भी लेते हैं। यूँ हराम का माल हक हलाल की बरकत भी साथ ले जाता है। मेरे मौला का मुझ पर बहुत बड़ा एहसान है ये, उसने मुझे मेरे भाइयों की तरह दुनियावी माल के लालच से बचा कर रखा। सादिक साहब ने शुक्र का कलमा पढ़ा। दफ्तन डोरबेल की आवाज़ ने इनकी तवज्जो मबजूल की। नसरीन बेगम किचन की जानिब चल दी और सादिक साहब स्टिक पर जोर देकर दरवाजे की जानिब बढ़े। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो बेटा, बड़े दिनों के बाद चक्कर लगाया तुमने। सर कुछ दिन के लिए आउट ऑफ सिटी था, कल ही वापस आया हूँ। बताइए अब कैसी तबीयत है आपकी। अल्लाह का करम है बेटा, मैं ड्राइंग रूम का दरवाज़ा खोलता हूँ। प्रोफेसर साहब दरवाज़ा बंद करके ड्राइंग रूम की जानिब बढ़े, जिसका एक दरवाज़ा घर के सहन और दूसरा दरवाज़ा बाहर गली में खुलता था। प्रोफेसर साहब के यहाँ पर्दे का सख्ती से ख्याल रखा जाता था। अक्सर इनके स्टूडेंट आते तो बाहर गली वाले दरवाजे से ड्राइंग रूम में आते और वहीं से वापस चले जाते। सफ्तर इतने बरसों से इनके यहाँ स्टोर पर मुलाजमत कर रहा था, लेकिन इसे भी घर के अंदर बिला इजाज़त आने की कभी जरूरत न हुई थी। यही वो नेक नामी थी जो प्रोफेसर साहब ने यहाँ 25-30 सालों में कमाई थी। नसरीन बेगम, भाई कहाँ हो, दुरैद बेटा आया है, अच्छी सी चाय बनवा कर भिजवाइए। सादिक साहब ने सेन में खड़े होकर आवाज़ दी। ये इस वक्त कौन मुसीबत बन के आ गया। ज़ैनब का मूड ऑफ हुआ। बुरी बात है ज़ैनब बेटा, आने वाला अपना रिज़्क खुद लेकर आता है, और फिर इस बच्चे ने तुम्हारे बाबा की बीमारी में कोई कम साथ नहीं दिया। इस घर से वो अस्पताल कितना दूर है जहाँ तुम्हारे बाबा चेकअप के लिए जाते हैं। अगर दुरैद भी कभी कभार ना ले जाए तो दवाइयों के साथ किराया हमारी कमर तोड़ के रख दे। नसरीन बेगम की तनबीह पर ज़ैनी चाय बनाने में मसरूफ़ हो गई। फातिमा अब धुले कपड़े अलमारी में रख रही थी। मायमा पर नज़र पड़ी तो ठिठक गई। वाह ज़बरदस्त मायमा, तुम पहले से कुछ ज़्यादा खूबसूरत नहीं हो गई। खैर खूबसूरत तो मैं शुरू से ही थी, शायद इन दिनों तुम्हारी नज़र कमज़ोर हुआ करती थी, मायमा ने छेड़ा। अब इतना भी फैलने की ज़रूरत नहीं है, आज जावियर भाई के लिए तैयार ही है ना, जब भी इतनी अच्छी लग रही हो। फातिमा मुस्कुराई। बी सीरियस फातिमा, ये बताओ ज़्यादा ओवर तो नहीं लग रही। मायमा ने दुपट्टा शानों पर फैलाते हुए पूछा। सच्ची बात बताऊं, बहुत अच्छी लग रही हो तुम। फातिमा ने मोहब्बत से अपने बाजू इसके शानों पर टकाते हुए तारीफ़ की। फातिमा सहन में उभरने वाली आवाज़ें सुनकर उजलत में बाहर निकल गई और वो एक तवील सांस लेकर रह गई। रस्मी बातचीत और हाल अहवाल से फारिग होने के बाद नसरीन ने पूछा, ज़रिए इस्माइल और फ़ाइज़ साथ नहीं आए क्या। आपा इन दोनों के एग्ज़ाम्स हो रहे थे इसलिए रुकना पड़ा था। इंशाल्लाह शादी में ज़रूर शिरकत करेंगे। चलो अल्लाह कामयाब करे इन्हें। नसरीन बेगम ने दुआ दी। फातिमा इस दौरान सॉफ्ट ड्रिंक सर्व कर चुकी थी। इस सारे माहौल में जावियर कदरे चुपचाप बैठा मायमा की आमद का इंतज़ार कर रहा था। इसने गिलास बेदिली से लबों से लगाया, नजरें बेख्तियार दरवाजे की जानिब उठी और फिर वो देखता ही रह गया। कदरे नर्वस सी मायमा सादिक कमरे में दाखिल हुई थी। माशाल्लाह, अल्लाह नजर बद से बचाए, मेरी बेटी तो और भी प्यारी हो गई है। जरी खाला ने इसके माथे पर बूसा सब्त किया। जरी खाला के बाद हसान खालू ने भी इसके सर पर शफकत से हाथ फेरा। उमामा यहाँ आओ मेरे पास। जरी खाला ने इसके लिए अपने साथ जगह बनाई। शुमाइल और फ़ाइज़ तुम्हें बहुत याद कर रहे थे, एग्ज़ाम की वजह से हमारे साथ नहीं आ सके, मगर दोनों ने तुम्हारे लिए गिफ्ट्स भिजवाए हैं। गिफ्ट्स की क्या ज़रूरत थी खाला, इन दोनों का प्यार ही बहुत है मेरे लिए। लो भला क्यों ज़रूरत नहीं थी, भाभी बनने जा रही हूँ इन शैतानों की, चाव से भिजवाए उन्होंने।
इनकी बात पर उमाइमा की नज़रें बेख्तियार सामने उठी। ज़ावियर वालेहाना अंदाज में इसी को देख रहा था। निस्बत तय होने से पहले अच्छी खासी वो ज़ावियर से फ्रैंक हुआ करती थी। किसी भी मामले में वो इसे गाइडलाइंस ले लिया करती थी। नसरीन, मेरा ख्याल है अब खाना लगवा लो। सादक साहब की याद दहानी पर नसरीन बेगम उठ खड़ी हुई थी। जी मैं लगवाती हूँ। और उमाइमा बेटा, थीसिस कैसे हुए? इस बार भी टॉप करने का इरादा है या बस गुजारा करने वाली बात है? अंकल, इंसान का अपनी ज़ात पर यकीन होना चाहिए। मेहनत तो बहुत की है, बाकी सिला देने वाली ज़ात अल्लाह की है। आई होप रिजल्ट भी अच्छा ही आएगा। पुरएतमाद तो वो शुरू से ही थी। ज़ावियर के मुस्कुराते लबों से इसे देखा। सादक भाई, आप वाला जोश व जज्बा है हमारी बेटी में। अरे हसान मियाँ, ये तो मेरा शेर जवान बेटा है। बचपन में मोहल्ले के लड़कों की पिटाई करके घर आया करती थी और बेचारी नसरीन शिकायतों के अंबार सुन सुनकर निढाल हो जाया करती थी। बाबा, मैं तो इन लड़कों को ये बावर करवाने की कोशिश करती थी कि वो लोग ये ना समझे कि हमारा कोई भाई नहीं है। सादिक साहब की बात और उमाइमा की वजाहत देने वाले अंदाज पर माहौल में एकदम मुस्कुराहटों के तबादले हुए। ज़ावियर को अपनी खुशनसीबी पर रश्क आया। इसे एक ऐसी लड़की मिली है जो ज़ाहिर व बातिन शक्ल व सूरत व जहानत में यकता थी। खाना नहायत खुशगवार माहौल में खाया गया। खाने के बाद लड़कियां बर्तन समेटने में मसरूफ़ हो गई थी। हसान खालू की फरमाइश पर फातिमा ने चाय का पानी चढ़ा दिया। ज़ाविया बेटा, थक तो नहीं गए? अगर चाहो तो थोड़ी देर ऊपर वाले कमरे में आराम कर लो। नसरीन बेगम ने इसके सामने शादी की बात छेड़ने से इज्तनाब किया। ज़ाविया भी गालबन भांप किया था। जी बड़ी खाला, मैं ज़रा रेस्ट कर लूँ। उसके जाते ही बड़ों में शादी की तारीख के हवाले से तबादला ख्याल होने लगा। ज़ाविया ने खाली सहन में नज़र दौड़ाई और किचन में चला आया। हेलो गाइस, कैसी हो? 2 सालों में तुम सब तो एक ही साइज़ की हो गई हो और ये छुटकी तो कुछ ज़्यादा ही बीएम्मा लग रही है। उसने शरारत से आमना के सर पर चपत लगाई। हाँ, तो जब आप बूढ़े हो रहे हैं तो हम जवान ही होंगी ना। आमना की हाजिर जवाबी पर वो हंसा। हमारी होने वाली ज़ौजा मोहतरमा नज़र नहीं आ रही। अपनी झलक दिखाकर किस मराकबे में मसरूफ़ हो गई हैं? अब क्या? उसने राजदारी से पूछा। तो जवाब भी इसे राजदारी से मिला। आप भी अपने कमरे में हैं। क्या मैं मोहतरमा की खैर खैरियत पूछ सकता हूँ? शौक लहजे में पूछा गया। वैसे तो बड़े कमरे में गोल में इस कॉन्फ्रेंस हो रही है, मौके से फ़ायदा उठा सकते हैं तो उठा लीजिए। फातिमा ने तसल्ली दी। ओके गाइस, दुआए खैर करना, मुतबस्सम लहजे में कहता वो बाहर निकल गया। उमामा बेड पर बैठी कलाई से कंगन उतार रही थी जो फातिमा ने ज़बरदस्ती से पहना दिए थे। ज़ावियर चुपके से दरवाजे में खड़ा हुआ। काश मैं तेरे हाथ का हसीन कंगन होता तो बड़े प्यार से, चाव से, बड़े मान के साथ अपनी नाजुक सी कलाई में चढ़ाती मुझको। वो चंद सानिया यूं ही मुतबस्सम और शरीर अंदाज में उसके ब्लश होते चेहरे को देखता रहा। बड़ा ही ठर गई है वैसे ज़ावियर भी। पता है मैं इस वक्त क्या सोच रहा हूँ? क्या सोच रहे हैं? अपनी तमाम तर हिम्मतों को यकजा करके पूछा गया। यही कि मुझे यूँ 2 साल का गैप नहीं देना चाहिए था। मंगनी की बजाय निकाह करवा के तुम्हें अपने साथ ले जाना चाहिए था और आज मैं और तुम मम्मी डैडी के मर्तबे पर फाइज हो चुके होते। आपने अपनी जॉब के मुतालिक तो बताया ही नहीं, कैसी गुजर रही है? उमाइमा ने इसके रोमांस को एक ब्रेक लगाते हुए टॉपिक चेंज किया तो वो एक सर दाह भर कर रह गया। मैंने जब भी अपना बनाना चाहा उसको बातों बातों में बात डाल दी उसने। क्या हो गया ज़ावियर? आपको पहले तो आप ऐसे नहीं थे। उमाइमा के लब धीरे से मुस्कुराए। अजी क्या बताएं, ये मोहब्बत है ही चीज़ ऐसी। वो कहते हैं ना, इसके दिल पर भी कड़ी इश्क में गुजरी होगी, नाम जिसने भी मोहब्बत की सज़ा रखा है। मगर मैंने तो कभी आपको इस किस्म की सज़ा देने के बारे में नहीं सोचा। अरे मेरी जान, जहाँ मोहब्बत का जिक्र हो वहाँ एतबार की बात करो। बकौल शायर, तुम मुझे मौका तो दो एतबार बनाने का। थक जाओगी मेरी वफा के साथ चलते चलते। ज़ावियर ते बड़ी कोई शायर दी औलाद आ, शेर ही पढ़ी जा रहा। एडे तो मैं कभी रेफरेंस हंसते सेकंड ईयर में नहीं याद किए थे। अच्छा जी। ज़ावियर के पास हर बात का जवाब था। कभी कभी मुझे तो समझ नहीं आता कि इन आपकी बातों के जवाब में क्या कहूँ। सब समझ में आ जाएगा, तुम बस एक काम करो। लहजे में बला की संजीदगी थी। उमाइमा ने हैरत से इसे जवाब तलब नज़रों से देखा। कैसा काम? मुझसे मोहब्बत करो, बिल्कुल मेरी ही तरह, और फिर देखो कभी दिल पर आँच नहीं आती, कभी रंग ख़राब नहीं होता। अब वो इसे तंग करने पर उतर आया था। ज़ावियर बहुत ख़राब हैं आप थोड़ी देर आराम कर लेना। और वैसे भी अगर किसी काम से अम्मी बाहर आ गई तो क्या सोचेंगी वो? यही कि भांजा अपने होने वाली बीवी से इश्क फरमा रहा है, वो भी चोरी छुपे। जाएँ आप। ओके चाहता हूँ, लेकिन पहले ये बताओ मुझसे मेरे ही जैसा इश्क कब फरमाओगी? शादी के बाद। ज़ुबान से अचानक ही सच फिसला। तो फिर कल ही बारात ले आऊँ? जाते जाते वो पलटा। प्लीज़ जाएं, इल्तिजा हुई। अच्छा जा रहा हूँ। उमाइमा के माथे पर बल उभरते देखकर उसने जल्दी से कहा और बाहर निकल गया। लाहौर शहर से बाहर बेदियाँ रोड पर वाक़या MNA मिर्ज़ा फ़ारूक के फार्म हाउस पर होने वाली पार्टी अपने अरूज पर थी, जहाँ कई नामी गिरामी शरीफुन नफ्स सियासतदान, मरूफ सन्नतकार, जागीरदार, ब्यूरोक्रेट और
अफसरान आला शराब व शबाब के नशे में धुत सरेआम दाद ऐश में मसरूफ़ थे। इसी पार्टी में अरसल के साथ इसके मारूफ मिल ऑनर वालिद भी मौजूद थे, जो अपने बेटे की मौजूदगी के बावजूद भरपूर तरीके से पार्टी को एंजॉय कर रहे थे। वो सबसे अलग थलग कदरे पुरसकून से गोशे में बैठा बियर की चुस्कियाँ लेते हुए इस मगरूर लड़की को सोच रहा था जिसने मिनटों में से 2 कौड़ी का कर दिया था। अरसल एक रिटायर्ड जनरल की बेटी के साथ डिनर करने में मसरूफ़ था। अचानक इसकी नज़र सनी पर पड़ी, जो किसी भी पार्टनर के बगैर कदरे हटकर खाली बियर पीने में मसरूफ़ था। ओए मेरी जान, यहाँ अकेला क्यों अपनी जान जला रहा है? क्या हुआ जो आज तेरी वो गर्लफ्रेंड नहीं आई? वो ग्लास हाथ में लिए लड़खड़ाते लहजे में बोल रहा था। आज किसी चीज़ की तलब नहीं सिवाय उस लड़की के। मेरी तिश्नगी इसकी हमराही के पल ही बुझा सकती है। सनी ने एक ही सांस में ग्लास चढ़ाया। वो जिसने मेरे यार पर हाथ उठाया था? कम ऑन मेरी जान, दिल छोटा ना कर। ये तेरे यार का वादा है तुझसे कि वो अनकरीब वो तेरे फार्म हाउस में तेरे साथ होगी। चल अब उठ और अपने लिए कोई परी तलाश कर, वरना तुझे अकेला देखकर मुझ पर भी सुस्ती का दौरा पड़ जाएगा। अरसल ने इसे बाजू से पकड़ कर खींचा तो वो भी अपने दिल को थपक कर उठ खड़ा हुआ। बाकी की रात मुफ्त खोरी में अय्याशी करते हुए गुजर गई थी। शादी की तारीख रखी जा चुकी थी। बहुत थोड़े दिन रह गए थे। कोई लंबा चौड़ा जहेज़ तो बनाना नहीं था, लेकिन जो छोटी मोटी चीज़ें खरीदना बाकी थी इसकी खरीदारी हो रही थी। सादिक साहब फजूल रस्मों और रवाजों के कायल ना थे, लिहाजा सब कुछ सादगी से हो रहा था। उमामा के तमाम स्टूडेंट्स को लीग इसके जॉब छोड़ने पर अफसरदा होने के साथ साथ इसकी शादी की खबर सुनकर इसे विश भी कर रहे थे। जूं जूं शादी के दिन करीब आ रहे थे, उमामा उदास हो रही थी। इस घर, वालिदैन और बहनों से कितनी यादें वाबस्ता थी इसकी, जिन्हें भुलाकर इसे पिया दे सुधारना था। जरी खाला अपने ससुराल में क़याम पजीर थी, वहीं से बारात लाने का इरादा था। शादी में महज चंद दिन बाकी रह गए थे। आज इसे माइयों का सूट पहना दिया गया था। नसरीन बेगम ने इसके बालों में ढेर सारा तेल डालकर चुटिया गोंद दी थी और कामकाज से इसे रोक दिया था, और वह हैरत अंगेज तौर पर इनकी हर बात बिला चून चुना मान रही थी। सफदर बेचारा स्टोर के साथ साथ शादी से मुतल्लिक कामों में भी हाथ बटा रहा था। मोहल्ले वाले भी इस काम में पेश थे। प्रोफेसर साहब की नेक नामी और शराफत का तो एक ज़माना गवाही देता था, मगर इनकी या बाग किरदार बेटियों के चाल चलन भी रोशन मिसाल की तरह किसी से पोशीदा ना था। पढ़ाई के अलावा इनके कोई मशागल ना थे। नसरीन बेगम की जानिब से इन चारों बहनों को आस पड़ोस में भी बिला वजह आने जाने की इजाज़त ना थी। एक वाहद उमामा थी जिसने अम्मी की ढेरों डांट फटकार सुनने के बाद पढ़ाई के साथ साथ एक अकेडमी भी ज्वाइन कर रखी थी। शादी में चौका अब गिने चुने दिन रह गए, सो तीनों बहनों ने अम्मी और बाबा से इजाज़त लेकर ढोलक मंगवा लिया था। शाम को मोहल्ले की औरतें लड़कियां आकर रौनक लगा लिया करती। फारीना ने इस दौरान एक बेस्ट फ्रेंड की तमाम जिम्मेदारियों को बखूबी निभाया था। वो फर्स्ट ईयर से इसके साथ थी। माइयों के जोड़े में फूलों का जेवर पहने उमामा सादिक पर टूट कर रो पाया था। रस्म के लिए फारीना ने इसे सहन में बिठाया तो 7 सुहागनों ने तेल मेहंदी लगाकर रस्म का आगाज़ किया। सादिक साहब के स्टेटस कॉन्शियस भाइयों ने शादी के किसी फंक्शन में शामिल होना ज़रूरी ना समझा था, और नसरीन बेगम की भी कोई लंबी चौड़ी रिश्तेदारियाँ ना थी, लिहाजा चीदा चीदा लोगों को मदऊ किया गया। मेहंदी, ढोलक, उपटन गीतों और हंसी की जलतरंग से सादक मंजिल का आंगन महक रहा था। नसरीन बेगम आते जाते इसे देखकर चुपके से आंखों में उतरी नमी को अपने पल्लू से जज़ब करती और किसी काम में लग जाती। सादिक साहब अंदर बच्चियों के कमरे में इन चारों के बचपन की हंसी मुस्कुराती तस्वीर पर नजरें जमाए एक बार फिर बीते वक्त की परछाइयों में गुम थे। बाहर रौनक अपने अरूज पर थी। ढोलक की थाप और गीतों की आवाज़ अंदर बैठे एक मजबूर और बीमार बाप की आहों से बेखबर मिलन रुत का सातों का इंतज़ार बुन रही थी। अचानक इस शोर और गहमा गहमी में हलचल सी हुई और एक मर्दाना आवाज़ के उभरते ही होलनाक सा सन्नाटा छा गया। खबरदार, कोई अपनी जगह से नहीं रहे। यादों का दरवाज़ा यकदम बंद हो गया और सादिक साहब होश की दुनिया में वापस लौट आए। मगर ये क्या, होश की दुनिया इनके साथ कैसा खेल खेल रही थी। उभरी थी चंद आवाज़ें किसी के मातम की, बिखरे थे किसी के ख्वाबों के टुकड़े। यहाँ सोख के आलम में जागी थी वो रात, सूनी गली में भटके थे मुफलिस नोहे। आग बरसाता हुआ चढ़ा था दिन, यहाँ इस घर में उतरा था उजाड़ और बंजर मौसम। एक प्यास थी जो जम गई थी होंठों पर, अफसोस के आंसू थे जो आंखों से बह बह कर खुश्क हो गए थे। जिल्लत का एक तूफ़ान था जो आकर गुजर गया था, स्याह रात थी जो अपनी स्याही मलकर चली गई थी। गमों का बेयकीनी का एक सावन था जिसमें भीगना था। अब घने जंगलों की वीरान सदाओं ने जैसे उजड़े आंगन में बसेरा कर लिया था। बेसबब दुखों के दरियाओं ने इस घर के रास्ते देख लिए थे। सच्चाइयाँ जुल्मत की अंधेरी चादरों में सर छुपाए कहीं सो गई थी। तलखियाँ दर्द के नशे की तरह जिस्मो जाँ में उतर आई थी। तलखियों के पेड़ों पर खुशी के गीत शायद हमेशा के लिए मर गए थे, लेकिन ज़िंदगी वो तो सादिक मंजिल में अब भी किसी कोने खुदरे में मुँह छुपाए सांस ले रही थी। जी तो गाइज़, यहाँ पे हमारी फर्स्ट एपिसोड अपने इख्तिताम को पहुँची। कैसे लगी आपको ये एपिसोड, कौन थे ये लोग आए जो हैं
और क्या हुआ है यहाँ पे, क्या उमामा किडनैप हो गई है या उमामा की शादी अब होगी नहीं होगी, क्या सारा सीन है। तो आप अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे कल विद न्यू एपिसोड। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें और